गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में अपने मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उसको कंप्लीट किया था। उसमें अपनों ने मेंडलीव की आवर्त सारणी के क्या नियम थे, कैसे बनी थी और मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किस प्रकार व्यवस्थित किया था और मेंडलीव की आवर्त सारणी जो थी उसकी क्या कमियां थी, ये अपनों ने 3 पॉइंट डिस्कस किए थे। आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं आधुनिक आवर्त सारणी व आवर्त नियम। तो देखो स्टार्ट कर रहे हैं अपने आधुनिक आवर्त सारणी व आवर्त नियम। आवर्त नियम तो देखो, अब अभी तक आपको याद हो गया होगा कि आधुनिक आवर्त सारणी व आवर्त नियम किसने दिया था। इसका जो साइंटिस्ट था, इसका जो वैज्ञानिक था वो था हेनरी मोजले। कौन था? हेनरी मोजले ने इसको बनाया था। ठीक है, अब अपने देखते हैं कि इसने हेनरी मोजले ने जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसी का उपयोग करके उसकी जो कमियां थी उसको दूर किया और वो जो कमियां थी उनको कैसे दूर करने का प्रयास किया। सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग में अपने लिखते हैं आवर्त नियम। आवर्त नियम कि मतलब इसने जो आवर्त सारणी बनाई थी उसका जो आधार था वो क्या माना गया था। इसने ये कहा था कि तत्वों के, आपको यही लैंग्वेज याद करनी है, ये ध्यान रखना, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु क्रमांक के क्या होते हैं? आवर्ती फलन। इस लाइन का मतलब पता होना चाहिए। आवर्ती फलन होते हैं। तो देखो ये है आधुनिक आवर्त नियम। तो इससे पहले मेंडलीव ने सबसे पहले तो इसने आवर्त नियम में एक परिवर्तन किया और वो क्या था कि जो मेंडलीव ने आवर्त नियम बनाया था उसने ये कहा था कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक की जगह वहाँ पर क्या था? परमाणु भार। मतलब ये था कि उसने जो परमाणुओं को व्यवस्थित करने का जो प्रयास किया था वो परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में उसने क्या किया था? व्यवस्थित करके एक सारणी बनाई। उसने किसने? मेंडलीव ने। अब अपनी बात जो कर रहे हैं वो चल रही है आधुनिक आवर्त सारणी की, जो कि आज आप इस टाइम पढ़ रहे हो। अभी जो आप यूज करते हो जो आवर्त सारणी वो है आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, तो इसमें क्या किया था? इसमें जो परमाणुओं को व्यवस्थित करने का जो प्रयास किया गया था, अपने नोट करते हैं, वो था परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में। परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में परमाणुओं को क्या, जो तत्वों को क्या किया था? व्यवस्थित किया था। मतलब सबसे फर्स्ट में उसने वो तत्व रखा जिसका परमाणु क्रमांक 1 था। फिर 1 2 3 4 ऐसे कंटिन्यू इसने क्या कर दिए थे कि तत्वों को व्यवस्थित किया। अब अपने को इस लाइन का मतलब पता होना चाहिए। तो ये कहता है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक जो गुण है ना वो उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। अब इस वर्ड का अर्थ भी अपने को पता होना चाहिए। आवर्ती फलन क्या होते हैं? पहले भी मैंने एक जो मेंडलीव वाली आवर्त सारणी अपनों ने पढ़ी थी उस दिन भी मैंने बताया था, आज फिर से बताते हैं। आवर्ती फलन का मतलब होता है कि एक निश्चित अंतराल के बाद, अपने नोट करते हैं, निश्चित अंतराल के बाद परमाणु जो तत्वों के गुण हों वो समान हों। तत्वों के समान गुण मिलें। तत्वों के क्या मिलें? समान गुण मिलें। किसके? आवर्ती फलन का मतलब क्या है कि निश्चित अंतराल बाद। अब इसका मतलब क्या है? ये आवर्त सारणी है, मान लो सपोज करते हैं एक आवर्त सारणी है, ये इसमें यहाँ 1 से लेकर 18 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं? 1 से लेकर 18 तक वर्ग हैं। यहाँ पर इसने क्या किया? हाइड्रोजन रखा, फिर हीलियम रखा, फिर यहाँ पर लिथियम। तो ये कहता है कि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक में मैं इधर से इधर
इस क्रम में बढ़ता हुआ क्रम था, ये बढ़ता हुआ क्रम था किसका? परमाणु क्रमांक का। किसका क्रम था? परमाणु क्रमांक का बढ़ता हुआ क्रम में इसने क्या किया था? इस तरीके से व्यवस्थित किया। तो ये कहता है कि जैसे जैसे परमाणु मैं इधर से इधर रखता गया तो एक निश्चित अंतराल बाद, निश्चित अंतराल का बाद का मतलब ये है कि एक वर्ग में, किसी भी वर्ग में जो तत्व आ रहे थे उनके जो गुण थे वो बिल्कुल समान थे, मिलते जुलते थे। बिल्कुल समान का मतलब बहुत ज़्यादा गुण क्या थे उनके? मिलते जुलते हुए गुण मिले अपने को। उसमें क्या था कि उसमें भी यही जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी उसमें भी यही काम किया गया था। पर उसमें क्या था कि कुछ तत्व जो थे वो उस टाइम तक सभी तत्वों की खोज नहीं हुई थी। और फिर क्या था, जैसे जो आपने इसकी कमियां पड़ी थी उसमें अपनों ने देखा था समस्थानिकों को स्थान नहीं मिला या बहुत से और से पॉइंट थे, तो उनमें कुछ कमियां रह गई, उनको दूर किया। और ये कहता है कौन? हेनरी मोजले, कि अगर मैं तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करता हूँ तो जो गुण हैं वो परमाणु भार की तुलना में ज़्यादा मिलेंगे एक दूसरे से मिलते जुलते हुए। ठीक है, तो ये एक छोटा सा आवर्त नियम, इसको याद रखना है आपने। और इसकी लैंग्वेज यही होनी चाहिए और उसकी जो लैंग्वेज है जो उस दिन अपनों ने बात की थी वो वही होनी चाहिए जो अपनों ने यहाँ पे नोट की थी। ये जो है आवर्त नियम, ये पेपर में आता है। अगर इसकी लैंग्वेज ऐसी नहीं मिलती तो आपको मार्क्स नहीं मिलते, यह ध्यान रखना। ठीक है, तो ये इस छोटा सा आवर्त नियम था। अब अपने बात करते हैं आवर्त नियम के बाद कि ये इसमें जो आवर्त और जो वर्ग थे वो किस प्रकार से थे, कैसे थे, उनकी संख्या क्या थी, कितने कितने थे। ठीक है, तो देखो, तो उसने हेनरी मोजले ने क्या किया कि जो मेंडलीफ वाली आवर्त सारणी बनाई थी उसमें थोड़ा सा ही परिवर्तन किया। और थोड़ा सा परिवर्तन कहाँ पर किया? वर्ग में किया। तो इसने भी क्या, दो प्रकार के कॉलम बनाए, एक तो था आवर्त और दूसरा कौन सा था? वर्ग। सबसे पहले अपने बात करते हैं आवर्त की। आवर्त की संख्या जो थी वो थी 7। उनकी आवर्त की संख्या कितनी थी? 7 थी। और जैसे कि आपको पता है कि जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी उसमें भी आवर्त की संख्या कितनी थी? 7 थी। अब इसने क्या किया? इसने कहा कि पहला, दूसरा और जो तीसरा आवर्त है इनको तो लघु आवर्त बोला। क्या कहा था? लघु आवर्त, क्योंकि इसमें परमाणुओं की संख्या क्या थी? कम थी। और उसके बाद चौथा, पांचवा और जो छठा आवर्त था इसमें परमाणुओं की संख्या होगी ज़्यादा। ठीक है, तो इसको बोला गया था दीर्घ आवर्त। क्या बोला गया था? दीर्घ आवर्त बोला गया था। और उसके बाद अगर बात करता हूँ मैं सातवां आवर्त, जब कौन सी? हेनरी मोजले वाली जो आवर्त सारणी बनी, आधुनिक आवर्त सारणी बनी, उस टाइम तक सातवां आवर्त था अपूर्ण। तो आपने यही बतानी है कि उस टाइम तक सातवां आवर्त क्या था? अपूर्ण था। अब अभी 1-2 साल पहले जाकर ये आवर्त क्या हुआ है? कंप्लीट हुआ है। जबकि ये सारणी तो आप ऐसे मानो 1950 के करीब करीब बन गई थी। ठीक है, तो सातवां आवर्त क्या था? अपूर्ण था। परंतु उसमें तत्वों की संख्या कितनी आती है? 32। आज इस टाइम अगर अपनी बात करते हैं तो सातवां आवर्त हो गया पूर्ण। और जब सातवां आवर्त पूर्ण होता है तो पूरी आवर्त सारणी में 118 तत्व मिलते हैं अपने को। कितने तत्व मिलते हैं पूरी आवर्त सारणी में? 118 तत्व। अब बात करते हैं कि जो आवर्त थे उसमें कौन कौन से तत्व कैसे कैसे थे। ठीक है, आवर्त की बात ही चल रही है, अपने आवर्त के बारे में पढ़ते हैं एक बार। देखो, जो फर्स्ट आवर्त था उसमें तत्व थे 2। कितने तत्व थे? 2। कौन कौन से थे? हाइड्रोजन और हीलियम। मतलब परमाणु क्रमांक 1 पे स्टार्ट हुआ, परमाणु क्रमांक 2 पर क्या हो गया? खत्म हो गया। और उसके बाद जो दूसरा आवर्त था उसमें तत्व, यहाँ पर मैं एक साथ ही लिखूंगा, तत्व थे 8 थे। और वो लिथियम 3 नंबर परमाणु क्रमांक से स्टार्ट होकर नियोन, और उसका परमाणु क्रमांक था 10, वहाँ पर क्या हुआ? खत्म हुआ। उसके बाद जो तीसरा आवर्त था उसमें भी तत्व कितने थे? 8 तत्व थे। और परमाणु कौन कौन से थे? कहाँ से लेकर कहाँ तक थे? सोडियम, इसका परमाणु क्रमांक होता है 11। और ऑर्गन,
इसका परमाणु क्रमांक होता है 18। तो ये हीलियम और लिथियम था, ये सॉरी हाइड्रोजन और हीलियम था, ये लिथियम से लेकर नियोन तक था, और ये कहाँ से सोडियम से लेकर कहाँ तक था, ऑर्गन तक था। उसके बाद बात करता हूँ चौथे आवर्त की। चौथे आवर्त में तत्व कितने थे, 18 तत्व थे। तो ये स्टार्ट होता था कहाँ से, पोटेशियम से। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 से लेकर यहाँ पर क्रिप्टॉन, और उसका परमाणु क्रमांक होता है 36। कितना होता है, 36। तो चौथा आवर्त टोटल कुल तत्वों की संख्या कितनी, 18, और कहाँ से लेकर, पोटेशियम से लेकर क्रिप्टॉन तक, पोटेशियम से लेकर क्रिप्टॉन तक उसमें क्या थे, तत्व थे। उसके बाद जो पांचवा आवर्त था उसमें भी 18 तत्व थे, और उसमें रुबिडियम से लेकर ये था 37 नंबर, और ये जो परमाणु क्रमांक आपने पहुंचा था लास्ट में कौन सा तत्व था, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, और ये था 56 नंबर। कितना था, 56 नंबर परमाणु क्रमांक जो ज़ीनॉन का होता है, वहाँ तक इसमें परमाणु थे। ठीक है, सॉरी 54 होता है, 54 तक। उसके बाद छठा आवर्त था, उसमें तत्व थे 32। कितने तत्व थे, 32 तत्व थे। और उसके बाद में 55 नंबर एलिमेंट होता है सीजियम। कौन सा होता है, सीजियम। और उसके बाद में यहाँ तक पहुँचा था ये Rn, रेडॉन, 86 तक। ठीक है, 86 परमाणु क्रमांक होता है, वो होता है रेडॉन। और उसके बाद में जो सातवां आवर्त था वो, उसमें भी 32 तत्व आते थे, परंतु जब आवर्त सारणी इसका विकास हुआ उस टाइम तक सातवां आवर्त क्या था, अपूर्ण था। अगर अपने आज की बात करते हैं तो टोटल 32 तत्व है, और ये स्टार्ट होता है कहाँ से, 87 नंबर एलिमेंट, और Fr फ्रांशियम से लेकर 118वें तत्व तक जाता है। 118वें तत्व का नाम मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा, क्योंकि अपने एक टॉपिक आएगा उसमें 100 तत्वों के नाम तो अलग तरीके से, 100 के बाद जितने भी तत्व हैं उनके नाम अलग तरीके से लिखे गए हैं, और उनके नाम लिखने का एक प्रोसीजर है, उस विधि को अपने पढ़ेंगे। तो अभी मैं सिर्फ इतने बता रहा हूँ, फ्रांशियम से लेकर कहाँ तक था, 118वें तत्व तक सातवां आवर्त होता था। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की व्यवस्था इस प्रकार थी। अब बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट, और वो है वर्ग। तो आपने ये पढ़ा था कौन सी, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में, मेंडलीफ आवर्त सारणी में आपने ये पढ़ा था कि फर्स्ट से लेकर 7th जो ग्रुप थे उसको तो ए और बी पार्ट में डिवाइड किया गया, और 8th ग्रुप जो था उसको 3 वर्गों में बांटा गया, और लास्ट में था 0। तो अब क्या किया गया इस आवर्त सारणी में, और ये जो था, ये तो बात किसकी है, मेंडलीफ की, और ये रोमन संख्याएं थी। कौन सी थी, रोमन संख्याएं। अब क्या किया गया कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसमें रोमन संख्याओं को हटा दिया गया, और वर्ग संख्या 1, 2, 3, 4 ऐसे चलते गए, और कहाँ तक पहुँचा दिया इनको, 18 तक। मतलब जो फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, सेकंड ए, सेकंड बी, ए बी जो ग्रुप थे, कहने का मतलब यह है कि जो ए और बी जो ग्रुप थे उनको क्या कर दिया, हटा दिया, और सीधे हिंदी की संख्याएं नोट कर ली गई, और वो अपने कहाँ से कहाँ तक 1, 2, 3 से लेकर कहाँ तक पहुँच गया, टोटल कितने हो गए, 18। क्योंकि जब आप लोगों ने इनको काउंट किया था, आपको याद होगा मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में अपनों ने कुल वर्गों की संख्या देखी थी। तो कुल जो वर्ग थे तो ये तो कितने हो गए थे, 14, 3 इसके 17 और 1 ये, तो ये कितनी संख्याएं हो रही थी, 18। तो अब इसने क्या किया था कि वर्ग को 1, 2, 3 से लेकर 18 तक पहुंचा दिया, और उसमें जो तत्व थे वो वैसे ही थे। ठीक है, तो ये आवर्त और वर्ग की बात हुई। अब अपने देखते हैं कि जो आवर्त सारणी थी उसमें उसको मतलब ये जो मोजले ने जो इसमें कुछ परिवर्तन किया, तो इससे लाभ क्या क्या मिले वो देखते हैं, और लाभ क्या हुए और कौन कौन से पॉइंट्स अपने डिस्कस करेंगे। अभी देखो बात करते हैं अपने सबसे पहला पॉइंट जो है, मतलब अपने देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी के लाभ, क्या क्या लाभ थे। सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि
परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। ये आपको पता है, तत्वों को किसके क्रम में, परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में क्या किया, इनको व्यवस्थित किया। तो जब परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में इनको व्यवस्थित किया तो यहाँ पर क्या हुआ कि जितना परमाणु क्रमांक होता है, आपको ये पता है परमाणु क्रमांक किसी भी तत्व का होता है उतने ही उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉन को ज्ञात करने के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं करनी पड़ी। जितना किसी तत्व का परमाणु क्रमांक होगा उतने ही उसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। और जब इलेक्ट्रॉन का पता चल जाता है तो किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने में आसानी रही। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने में क्या रही, आसानी रही। उसके बाद सेकंड पॉइंट की अगर अपने बात करते हैं तो जब इसमें वर्ग जब बनाए तो उसमें उपवर्गों को कोई स्थान नहीं दिया, उपवर्गों को स्थान नहीं दिया। उपवर्गों का मतलब ये है कि ए और जो बी इसने भाग बनाए थे वो इसने हटा दिए। मतलब पहले से ये जो आवर्त सारणी थी वो पढ़ने में, याद करने में थोड़ी सी क्या होगी, और इजी होगी। उसके बाद थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो इस जब आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को व्यवस्थित किया, उससे एक बेनिफिट और मिला और वो क्या था कि आवर्त सारणी में धातुएं तथा अधातुएं वो अलग अलग होगी। धातुओं और अधातुओं को क्या कर दिया, इसने अलग अलग कर दिया, अलग अलग हो गई। मतलब जब से जैसे परमाणु क्रमांक के तत्वों को अपने बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया तो धातुओं और अधातुओं को क्या, इसके जो गुण थे, धातुओं के गुण, जितनी भी धातुएं वो एक साइड में आ गई आवर्त सारणी कर, वो दूसरी साइड में। वो कैसे आई वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे जब अपने आधुनिक आवर्त सारणी बनाएंगे तब। उसके बाद फोर्थ जो पॉइंट था वो था आपने मेंडलीव आवर्त सारणी में एक उसका दोष पड़ा था और वो था कि समस्थानिकों को स्थान नहीं दिया गया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि समस्थानिकों का स्थान हो गया फिक्स। कैसे हुआ कि जैसे इस अपनों ने एग्जाम्पल लिया था 1H1, 1H2, 1H3 कि भाई जब उसने तो क्या किया था, मेंडलीव ने परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया, परंतु इसने क्या किया, परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। तो जो पहला जो वर्ग था, पहला वर्ग और पहला आवर्त, उसका सबसे जो पहला तत्व था वहाँ पर हाइड्रोजन ये इकट्ठे ही आ गए, क्योंकि समस्थानिक क्या होते हैं, ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो। तो अब जब हाइड्रोजन को यहाँ पर रख दिया गया तो अब इसके जितने भी समस्थानिक है वो इसी कॉलम में अपने को मिलते हैं। और एक और इसका जो लाभ था वो ये था कि जब ये आवर्त सारणी बनी तो आपको पता है, आप लोग पढ़ते हो कि सबसे स्टार्टिंग के जो 2 कॉलम होते हैं उनको एस ब्लॉक बोलते हैं और सबसे लास्ट के जो 6 कॉलम होते हैं उनको पी ब्लॉक बोलते हैं और बीच के जो 10 कॉलम होते हैं उनको डी ब्लॉक बोलते हैं और नीचे लास्ट में आप लोगों ने यहाँ पर लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को अलग अलग रखा था तो इनको क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक बोलते हैं। तो जो हेनरी मोजले था उसने इस आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में विभाजित कर दिया। कौन कौन से में, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में विभाजित कर दिया। तो ये आवर्त सारणी के कुछ लाभ थे। अब इसकी भी कुछ जो अवगुण या हानियां हैं और वो क्या क्या हो सकते हैं, देखो मतलब पहला जो यहाँ पर इस आवर्त सारणी की भी कमी, हानियां नहीं अपने कमी बोलेंगे उसको, कमी क्या है कि हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं है अभी तक भी नई आवर्त सारणी जो बनी उसका नाम आधुनिक आवर्त सारणी है, उसमें भी हाइड्रोजन का स्थान है वो निश्चित नहीं है आज तक भी। और दूसरा पॉइंट ये था कि इस आवर्त सारणी में भी जो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड जो तत्व थे
वो भी क्या है कि आवर्त सारणी के बाहर अलग से दर्शाए गए हैं, इनको भी आवर्त सारणी में स्थान नहीं मिला। तो इस आवर्त सारणी की भी ये 2 कमियां रह गई, और बहुत सी कमियां तो इसने दूर करने का प्रयास किया, परंतु ये जो 2 इसकी कमियां थी वो अभी तक पेंडिंग हैं। ठीक है, तो ये अपने थोड़ी सी बात की है। और कौन सा टॉपिक है? आधुनिक आवर्त सारणी। नेक्स्ट लेक्चर में अपने बनाएंगे आधुनिक आवर्त सारणी किस प्रकार बनी हुई है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।